डिज़ाइनिंग डेस्टिनी में वेलकम है। तो जैसे कि कल हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चालू की थी, उसका आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जैसे कि मैंने बताया, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो 5 चीज़ों से डील करता है। फर्स्ट है उसमें इंडिविजुअल, कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एंड इंडिविजुअल मार्केट। तो इन 5 चीज़ों से डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और चलो इसके ना कुछ वाइटल कंपोनेंट्स भी हैं, तो चलो पहले उनको डिस्कस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या बोलता है, कंज्यूमर का क्या रोल है इकोनॉमिक यूनिट्स में, कि जैसे कि उसके पास इनकम जो होती है वो लिमिटेड होती है। अब उसके पास इनकम लिमिटेड है, पर उसको उसकी वांट्स को तो सेटिस्फाई करना है ना, वो चाहेगा हमेशा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिले। तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो कि कंज्यूमर को फेस करनी पड़ती है। तो ये हो गई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। अब हमारा दूसरा कंपोनेंट है प्रोड्यूसर। अब जो प्रोड्यूसर है उसको भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती। कैसे कि अब उसे सोचना पड़ता है कि कौन सी कमोडिटी वो प्रोड्यूस करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब जैसे मान लिया वो कुछ ऐसा प्रोड्यूस करे, वो लग्जरी आइटम्स प्रोड्यूस करे, तो लग्जरी आइटम तो सिर्फ रिच लोग खरीद सकते हैं, तो जो है स्मॉलर सेक्शन में खरीद सकता है, तो उसमें उसको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। फिर वो सोचेगा कि मिडिल मैन जो पीपल्स होते हैं ना, उनके लिए कुछ सामान बनाए। अगर उनके लिए बनाएगा तो अपन जानते हैं कि हमारे जो कंट्री है उसमें ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो प्रॉफिट उसमें होगा। तो वो हमेशा क्या सोचेगा कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करें, तो उसको भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। जो थर्ड है, थर्ड जो होता है वो मार्केट लिख सकते हो आप। जो मार्केट होता है, अब आप बताओ किसी चीज़ का, कोई चीज़ कमोडिटी की आपको मार्केट में बेचनी है, तो सबसे पहले जो चीज़ डिटरमाइन करनी होती है वो होती है प्राइस। और एक कंज्यूमर भी जब कोई चीज़ खरीदने जाता है तो वो देखता है उसकी प्राइस। तो प्राइस थ्योरी कैसे डिटरमाइन होती है? प्राइस थ्योरी डिटरमाइन करने के लिए ये देखना ज़रूरी होता है कि कंज्यूमर को भी वो बहुत ज़्यादा महंगी ना पड़े और प्रोड्यूसर को भी उसमें प्रॉफिट हो। तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए बनाई गई है प्राइस थ्योरी। तो ये थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स। पहला है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट। कंज्यूमर को डील करने के लिए बनाया गया है थ्योरी ऑफ डिमांड, प्रोड्यूसर के लिए बनाया गया है थ्योरी ऑफ सप्लाई, एंड मार्केट के लिए, मार्केट में सारी चीज़ों से डील करने के लिए बनाई गई है प्राइस थ्योरी। तो चलो आओ अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स देखते हैं। अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि मैंने बताया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लार्ज, एग्रीगेट या फिर होल। तो हम इसको लिख सकते हैं लार्ज।
अब जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 कंपोनेंट थे ना, ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी 3 कंपोनेंट, बट डिफरेंस ये है कि उसमें इंडिविजुअल से डील करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, और फर्म से या फिर मार्केट से डील करता है। बट इसमें करता है डील होल नेशन से, पूरे नेशन के बारे में सोचना पड़ता है। तो अब हम इसके कंपोनेंट्स, तो इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। लिख देते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है, सबसे पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। एग्रीगेट डिमांड मतलब कि होल डिमांड की, पूरे नेशन में कंज्यूमर्स की टोटल डिमांड कितनी है, और एग्रीगेट सप्लाई मतलब होता है टोटल सप्लाई कितनी है। अब आपको बैलेंस बनाना है, किसी चीज़ में बैलेंस बनाना होता है तो हमें उसको इजिकल्स टू करना पड़ता है। तो इसमें बैलेंस जब भी आ सकता है तब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। इसका मतलब है कि कंज्यूमर जितना डिमांड करे उतना ही सारा सप्लाई हो जाए, जितना प्रोड्यूसर ने बनाया है और जितना कंज्यूमर को चाहिए वो दोनों बराबर हो जाए, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है नेशन में। और जो हमेशा जो इकोनॉमिस्ट होता है या फिर जो नेशन होता है वो हमेशा सोचता है कि इक्विलिब्रियम कैसे नेशन में अचीव करा जाए, तो ये वाली जो पोजीशन है वो हमेशा अचीव करने की कोशिश। अब दूसरा कंपोनेंट है डिसइक्विलिब्रियम इन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। अब डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का हमने समझा था बैलेंस होना या इक्वल्स टू, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब कि गैप आ जाना। एग्रीगेट डिमांड हमने समझा था टोटल डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई टोटल सप्लाई। अब इन दोनों के बीच में गैप कैसे आएगा, गैप आ सकता है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाए सप्लाई से, या फिर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए एग्रीगेट डिमांड से। तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर दैन एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया, एक फर्स्ट केस में हो सकता है कि कंज्यूमर को बहुत सारी डिमांड है बट इतनी सप्लाई नहीं हो रही। जैसे कि कई बार होता है ना कि जैसे अपन एग्जांपल दे सकते हैं, कई बार जो अपन को लगता है काला बाजारी हो रही है कि है ना, लोगों को अनियंस चाहिए बट मार्केट में अनियंस अवेलेबल नहीं होते, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब उनकी डिमांड बढ़ जाती है ना, तो उनकी सप्लाई कम है, तो इस वजह से प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस हो गया कि एग्रीगेट सप्लाई बहुत सारी है, कि मतलब कि जैसे हम ले लेते हैं लेमन का एग्जांपल। जैसे मान लें लेमन है, उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, उनको बहुत ज़्यादा उसकी वो चीज़, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है बट इतनी डिमांड ही नहीं है। अब इतनी डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर्स जो फार्मर्स वो क्या सोचेंगे, अब उन्हें बेचना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी चीज़, इसलिए वो क्या करेंगे, उसकी प्राइस को कम कर देंगे कि जो लोग ज़्यादा उसको ले लें। तो ये हो गया हमारा डिसइक्विलिब्रियम कि कैसे गैप आता है इन दोनों के बीच में। जब इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा तो इसमें डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा इकोनॉमी में। ठीक है, अब हम मूव करते हैं थर्ड कंपोनेंट क्या होता है। थर्ड कंपोनेंट होता है कि जब ये गैप आ जाए तो इसको करेक्शन कैसे किया जाए। ठीक है, अब करेक्शन कैसे कर सकते हैं, करेक्शन मतलब कि कैसे वो उस चीज़ को सही किया जाए कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाए। तो इसके है ना, ये चीज़ गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं मैक्रो की, और मैक्रो में गवर्नमेंट डील करती है। ठीक है, तो इसमें हम कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। दूसरा है फिस्कल पॉलिसी,
थर्ड है एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो ये जो सारी चीज़ें तीनों जो मैंने पॉइंट्स लिखे, ये कंपोनेंट्स नहीं, ये है करेक्शन कैसे किया जाए उसके। ये थ्री मेजर्स हैं। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड है फिस्कल पॉलिसी, थर्ड है एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो यहाँ पर हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट और उसके कंपोनेंट्स ख़त्म होते हैं। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।